इंसान किस हद तक जा सकता है ये मच्छरों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मच्छरों के साथ में जो इंसान करने जा रहा है वो सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। यानी कि जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस आर्टिकल के अंदर में, आप लोग सपनों में भी सपनों में भी नहीं सोच सकते। आप लोग क्या, मच्छर भी नहीं सोच सकते कि उनके साथ में यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज की डेट में आप लोगों ने कई बार सुना होगा वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। तो वर्टिकल फार्मिंग क्यों आखिर आज की डेट में इतनी ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही कुछ इसके आर्टिकल के अंदर आप लोगों को जानने को मिलेगा। सुनकर मजा आ जाएगा। जैसा मैंने पढ़ने में मजा लिया है इतना ही मजा मैं इसको पढ़ाने में लूंगा। तो बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ में और भी कई सारे आर्टिकल होंगे, पर लेकिन ये जो आर्टिकल है आप लोगों को स्टैटिक और करंट का मिक्सचर के साथ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे काफी शानदार तरीके से आप लोग बहुत कुछ यहाँ पर जान पाओगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। देखिए सबसे पहले आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन, पर इससे भी पहले मैं जानना चाहूंगा कैसा रहा आज का आप लोगों का दिन, कैसे आप लोगों ने यूटिलाइज किया मॉर्निंग से लेके अब तक का जो भी आप लोगों ने अपना पैटर्न फॉलो किया है, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं? अगर हाँ तो बताइए कैसे, कितना आप लोगों ने अचीव किया, और अगर ना तो कमी कहां पर रह गई यानी कि आप लोग कहां पर उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो आप लोग अपने ऊपर नजर रखते हुए चलोगे तो लंबे समय तक चीजों को जो है जिंदगी में याद रख पाओगे और अपने पैटर्न को अच्छे से फॉलो कर पाओगे, चीजों को रिकॉल कर पाओगे अगर अपने ऊपर नजर रख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कहां पर आप लोग क्या कर रहे हो। तो ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए। लेक्चर सुनने के बाद में एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, आंखें बंद कर एक बार पूरे लेक्चर को रिकॉल करना, क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे क्या होगा, लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। तो एक ये छोटा सा काम और करिएगा, ये आप लोग की मेमोरी फॉर्मेशन को आप लोग को बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और लेक्चर सुनने के बाद में लगे कि यार वाह क्या लेक्चर है, बड़ाई कर रहा हूं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुनने के बाद में खुद डिसाइड करना कैसा लेक्चर है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर लगे कि यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ, यहाँ पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। अगर आप लोगों को लगे ये लेक्चर सुनने के बाद में वाह यार नए नए इस चैनल पे है और भी अच्छे लेक्चर होने चाहिए, क्या है कुछ? जी हाँ बिल्कुल है। 2 लेक्चर रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देंगे और आप लोगों को अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर स्टैटिक प्लस करंट का मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब क्या है इसका मतलब? बिल्कुल ये है, जैसे ये वीडियो मैंने अपलोड की है कि यूपीएससी प्रीलिम्स देना है तो पॉलिटी में कम से कम इतना करके जाना। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा, मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि आप लोग चीजों को जान सकें कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको देखेगा, आप लोग समझ पाएंगे कि स्टैटिक और करंट को मिक्स करके पढ़ने का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली टॉपिक हैं वो सारे आप लोग कैसे कैसे मैंने कवर करा रखे हैं, यानी कि जाने और अनजाने में मैंने करंट पॉलिटी के साथ में मिक्स कर आप लोगों को पढ़ा दिया है इस तरीके से कि आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और बहुत कुछ आप लोगों को कवर हो चुका है। तो ये आप लोग जब पेपर उठाकर देखोगे पुराने क्वेश्चन पेपर तो आप लोग वहां से कनेक्ट कर पाओगे। जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पर, उस आर्टिकल के बाद में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। इससे ये भी आप लोगों को पता चलेगा कि आर्टिकल जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। तो ये आप लोग जरूर करिएगा, इससे आप लोग चीजों को और अच्छे से यहाँ पर लंबे समय तक याद रखने में हेल्प मिलेगी। देखिए जब यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, जिसमें डाउन टू अर्थ भी एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये एक मैगजीन होती है, इसके अंदर से आर्टिकल लिखा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊंगा। आर्टिकल में क्या बातें की जा रही है, आप लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में सुना है। हम लोगों ने कपास वगैरह बनाया, बीटी ब्रिंजल वगैरह बनाया, एक तरीके से वो ऐसी वैरायटी डेवलप करना जिससे कि बीमारी उसमें कम लगे, पानी की खपत उसमें कम रहे और एक तरीके से ज्यादा पैदावार हो। वो ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरीके से प्रेजेंट जो सोसाइटी के हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसका एडवांस वर्जन, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि उसके जीन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर देना ताकि वो आगे चलकर बीमारियों से भी बचा रहे और इसी के साथ में अच्छी पैदावार दे, किसानों को फायदा पहुंचाए। तो इसी तरीके की एक ट्रायल अभी कंप्लीट की गई यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो के ऊपर। क्या बोला? मॉस्किटो के ऊपर? जी हाँ मॉस्किटो के ऊपर, यानी कि मच्छरों के ऊपर। अब मच्छरों को पता भी नहीं होगा कि उनके साथ में क्या होने वाला है, और मच्छर जो है बेसिकली जिंदगी भर याद रखेंगे कि इंसान उनके साथ में क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब मच्छरों ने इंसानों का जीना हराम कर दिया तो अब इंसानों की बारी है वो मच्छरों का जीना हराम करेंगे। पर लेकिन इस जीने हराम में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। ये अभी एक आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों का प्रीलिम्स पेपर होता है ना यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर, उसी तरीके से एक प्रिलिमिनरी रिजल्ट है अभी। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे लेवल पर हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया है और सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। अभी यूएसए में यहाँ पर इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पर जो रिजल्ट दिखे वो रिजल्ट एक तरीके से इंसान को सेटिस्फाई करने वाले थे कि हाँ यार वाह मजा आ गया, ये हम लोगों ने क्या कर दिया। उन्हें कहते अपनी पीठ थपथपा लो भाई साहब, वाह क्या शाबाश क्या काम कर दिया। तो वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी।
तो जेनेटिकली इंजीनियर जो मॉस्किटो है उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और चीजों को आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक एक कर। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर इसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूं, आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पहले आप लोग समझिए 1 मिनट। आज की डेट में कई सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि इंसान को जीने और मरने के बीच में लटका देती हैं कि जिंदा रहेगा मर जाएगा, ये भी समझ में नहीं आता है। उनमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा चिकनगुनिया, डेंगू, इसी के साथ में यहाँ पर लिम्फेटिक फ्लेरिसिस, वो मैंने बताया था ना पैर जो होता है वो हाथी पांव बन जाता है, वो वाली चीजें, कई सारे फीवर, जीका, येलो फीवर, इसी के साथ में मलेरिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये सारी जो बीमारी है ना ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है। मच्छरों के जो अलग अलग प्रकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये आप लोगों को यहाँ पर बीमारी फैलाते हुए नजर आते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हो जाता है कि एग्जाम में भी हजारों क्वेश्चन इनसे पहले बन चुके हैं अलग अलग पेपर के अंदर में, और आगे भी आप लोग ये बनते रहेंगे। अभी देखो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते एक मच्छर ने काट भी लिया, ठीक है मतलब कहने का ये है कि भाई साहब ये नहीं सुधरते हैं, तो अब हमारा नंबर आए इन मच्छरों को काटने का। वो कैसे है उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर बात करें यहाँ पर पैथोजन के बारे में तो कैसे कैसे फैलते हैं, कोई वायरस है, कोई पैरासाइट है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये फैलता हुआ नजर आएगा। ये पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, ये आप लोग अच्छे से अपने पास रखिएगा, कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पीपीटी में तो चीजें आप लोगों की रहती हैं, बाकी मैं यहाँ पर एसएलवी पीडिया जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी चीजें पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां पर भी आप लोग जाकर इनको ऐसे देख सकते हैं। इसलिए आप लोग मान लीजिए आप लोगों के पास में नोट्स नहीं है, आप लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो खोल के एसएलवी पीडिया फटाफट आप लोगों ने एक बार स्क्रॉल कर लिया, तो इससे आसानी से आप लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो सुनकर आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से नहीं कि बिल्कुल विल्ला इंसान की ऐसा भी कुछ सोच सकता है। आप लोगों ने सोचा होगा जब हम खाली बैठे रहते हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो फालतू के विचार आते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान होगा उसके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए होंगे कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, और वो ऐसा क्या किया जा सकता है वो सुनकर भी आप लोग हैरान हो जाओगे। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं क्या किया जा सकता है। एक कोई इंसान था अपनी छत पर लेटा हुआ था मच्छरदानी लगाकर उसके आसपास मच्छर घूम रहे थे, ठीक है। मच्छरदानी में छेद हो गया तो पता चला 5-6 मच्छर जो है वो अंदर घुस गए और उसको इरिटेशन हो रही है, मतलब पूरी रात उसको सोने नहीं दिया, और बेसिकली वो पूरा इरिटेट था। मतलब खेत में गया या फिर कोई कॉलेज में गया या फिर कोई ऑफिस में गया या फिर कोई और दूसरा काम करने फैक्ट्री में कहीं गया, तो उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि आज सोने नहीं दिया मच्छरों ने, ठीक है। तो वो जो उसके दिमाग में चीजें घूम रही है उसको ये दिख रहा है कि यार इसका क्या किया जाए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है मच्छरों के ऊपर ही काम कर रहा है, यार मच्छरों को कुछ तो करना पड़ेगा, यार इन मच्छरों को कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही सोचते सोचते उसके दिमाग में काफी शानदार आइडिया आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अगर किया जाए तो कैसा रहेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा कैसा है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इसने सोचा कि यहाँ पर ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसे मच्छर बनाए जाए जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर हो, ठीक है। ये जो मच्छर हैं ये बिल्कुल अलग कैटेगरी रहेगी, जिनको हम लोग बेसिकली एक तरीके से क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मॉस्किटो बोलेंगे। फीमेल की बात नहीं चल रही है, मेल की बात चल रही है। तो यहां पर जीएम मेल मॉस्किटो यानी कि जीएम मेल मच्छर हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। तो ये सोचा ये बेसिकली इंसान सोच रहा है कि ऐसा कुछ किया जाएगा तभी मेरी जिंदगी जो है वो आसान बनेगी। ये जो मच्छर बनाए गए हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल मच्छर है हमारे पास में ये पतले वाले मेल है, और जो ये ताकतवर है ये फीमेल है। क्यों ताकतवर क्यों है? क्योंकि सारी बीमारियां फीमेल फैलाती है, तो यहाँ पर ये फीमेल आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकतवर वाली है। अब यहाँ पर जो पतले वाले मेल है, तो पतले वाले मेल के जैसा यहाँ पर इन्होंने अपना मेल बनाया ताकि फीमेल को पता ना चले कि वो अपने ही वाले मेल से मिल रही है, किसी और वाले मेल से मिल रही है। तो बिल्कुल ऐसा एक पूरा सटीक एक सोल्यूशन इनके द्वारा निकालने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ये इनके वाला मेल था और यहाँ पर ये फीमेल थी। अब यहाँ पर ये जो मेल है मान लीजिए ये इधर उधर गया हुआ है, तो ये जो फीमेल है बेसिकली इसको पता नहीं है कि अपना ही मेल है किसी और का मेल है, उसके साथ में उसने फिजिकल रिलेशन बनाए। अब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में यहां से जो पैदा होगा उसकी गारंटी है कि वो मेल ही पैदा होगा। यानी कि यहां पर भी देखो, यहां पर भी भ्रूण हत्या चल रही है बेसिकली, एक तरीके से नहीं कहते लड़की पैदा होने नहीं दे रहे हैं। तो मच्छरों के साथ भी इंसानों ने ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर दी है। यहां से जो पैदा होगा वो मेल ही पैदा होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो यहां पर जब मेल पैदा होगा तो इससे आप लोगों को काफी एक इंपैक्ट ये देखने को मिलेगा कि फीमेल की संख्या कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेल ही मेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अभी यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ही मच्छर सारे घूमते रहे। कुछ ऐसे भी मच्छर होंगे ना जो वैसे मच्छर हैं ऑलरेडी, जो इनके नॉर्मल मच्छर है। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी। मान लीजिए एक बार इस मच्छर ने यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है इस फीमेल मच्छर के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लिए, तो ये जो फीमेल मच्छर है जिसके साथ में इसने फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, आगे से कोई अपने वाली कैटेगरी के अगर मेल के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाएगी और वहां से अगर कोई यहां पर फीमेल पैदा होगी तो फीमेल जो है वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह ही नहीं पाएगी, यानी कि वो जवान होने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि फीमेल को चारों तरफ से कम करने की बात की जा रही है। जो इंसानों के ऊपर हम लोग एक तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ना कि लड़का ही होना चाहिए, तो वही इंसानों ने मच्छरों के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई साहब लड़का ही होना चाहिए।
अब अगर यहाँ पर लड़का ही होगा तो लड़की नहीं होगी, लड़का और लड़की नहीं होंगे तो दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, और दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, और मच्छर पैदा नहीं होंगे अगर तो मच्छर जनित बीमारी नहीं होगी। देखो कितना धांसू आइडिया निकाल के लेके आए इंसान, मतलब जो भी सोच रहे थे यहाँ पर उनका सोचने का तरीका देखो। तो जब यहाँ पर कम मच्छर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कम फीमेल मच्छर देखने को मिलेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज के टाइम हम लोग समाज में रहते हैं ना, लड़कियां नहीं मिलती हैं शादी करने के लिए, तो यहाँ पर चारों तरफ लड़के ही लड़के हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चारों तरफ आप लोगों को लड़के ही लड़के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा एक ऐसा टाइम आएगा कि जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल ही आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। अगर इक्का दुक्का कोई फीमेल बच भी जाती है और उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो फिर आगे भी आप लोगों को यहाँ पर मेल ही नजर आएंगे। तो ऐसा करते करते काफी थोड़ा सा प्रोसीजर तो लगेगा, देखिए इनकी साइकिल को ध्यान में रखते हुए और चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि फीमेल जो है वो खत्म हो जाएगी और मच्छर जो है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया सोचा गया है किसी शैतानी दिमाग के द्वारा, और वो शैतानी दिमाग इसको इंप्लीमेंट कर रहा है यूएसए में, और यूएसए में अभी यहाँ पर ये रिजल्ट निकल कर आया और ये रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला, जो कि लोगों को पसंद आ रहा है कि वाह यार मच्छरों से भेजा छूटेगा। आप लोग किस एरिया में रहते हैं, आप लोग बताइए वहां पर मच्छर कितने हैं, क्या आप लोग ये मच्छर से परेशान हैं, क्या आप लोगों ने कभी इतने टेक्निकल वे में सोचा है कि मच्छरों का कुछ ऐसा इलाज कर दूं मैं बताइए, अगर हाँ तो बताइए यस, और अगर ना तो आप लोग नो बता सकते हैं। तो इतना टेक्निकल वे में कौन सोचता है यार, ये वास्तव में एक तरीके से एक इनोवेटिव आइडिया है, कोई एक तरीके से साइंटिस्ट आदमी था कोई इस तरीके से जो सोच रहा है। अब जब इस पैटर्न को यहाँ पर इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात की गई तो हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है कि क्या ये सही रहेगा, इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं देखने को मिलेगी, क्या ये दिक्कत देखने को मिलेगी यार, मछली तो है मार दो, आप लोग ये सोच रहे होंगे। पर लेकिन जब आप लोग समझेंगे इसके पीछे की कहानी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, आप लोग जब जानेंगे कि रियलिटी में कहां से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। हमारी कंट्री में अगर बात करें, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है गंगा बेसिन बैकुल लाल इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग लिमिटेड, जिसको जीबीआईटी बोलूंगा मैं यहाँ पर। जीबीआईटी जो कंपनी है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो यहाँ पर इस तरीके से चाह रही है कि अलाउ किया जाए ताकि यहाँ पर जो एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, जो कि यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो होता है जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और यहाँ पर ये जीका वायरस जैसी बीमारी फैलती है, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। आप लोगों को भी लग रहा होगा दे तो देना चाहिए ट्रायल, क्या बेसिकली फालतू में एक तरीके से टेंशन ले रहा है, मच्छर खत्म हो जाएंगे अच्छे खासे। पर लेकिन इसके पीछे कई सारे रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो सुनकर आप लोगों को भी थोड़ी सी हैरानी होगी कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के ना हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर आप लोग दोनों पहलू को आप लोग नहीं समझोगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है चीजें कर देनी चाहिए। तो इसके चलते मैं अभी आप लोगों को सिक्के के पहलू गिनवाऊंगा जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर बात करें हमारी कंट्री में आखिर जो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्यों इतना हिचकिचा रहा है इस काम को कंप्लीट करने में, तो देखिए ये सारी चीजें है ना एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर फियर के बारे में बात करूं तो फियर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर एक लार्ज स्केल पर इन चीजों को लेकर चलते हैं, ट्रायल करते हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। अगर बात करें आज के डेट में जो एंडीज एजिप्टी है वो फूड चेन का पार्ट है। फूड चेन का पार्ट कैसे है, बहुत सारी मछलियां जो हैं वो यहाँ पर इन मच्छरों को खाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर ये मच्छर बैठे रहते हैं और बहुत सारी मछलियों का खाना होते हैं ये मच्छर। अगर उन मछलियों को ये खाना नहीं मिल पाएगा तो आप लोग सोचिए उन मछलियों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारी जो छिपकली या फिर जो मकड़ियां होती हैं वो भी यहाँ पर इस तरीके के मच्छरों को खाती हैं, जो कि एक तरीके से एक्वेटिक जो फेज में अगर बात करें तो वहां पर एक तरीके से उसमें भी आप लोग काफी लार्ज स्केल पर जो अर्ली फेज में जो फिश हैं, जो मेंढक हैं वो भी कंज्यूम करते हैं। देखो मेंढक रहते हैं, उनकी जीभ निकालते हैं और चिपका के ले जाते हैं। कभी ध्यान से ऑब्जर्व करना मेंढक अपने एरिया में, तो आप लोग इसको चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर अगर बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर ये मच्छरों की जो संख्या है वो घट जाती है तो सोचो यहाँ पर इनका खाना घट गया। अब इनका खाना घट गया तो इनकी जिंदगी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी जो साइकिल है वो कोलैप्स हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज के दिन बहुत सारी ऐसी हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे जीव जंतु है जिनकी संख्या खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके खाने का सामान खत्म होता जा रहा है। तो अगर आप लोग किसी ऐसी चीज को मारते हो जिसके खाने के ऊपर कुछ और डिपेंडेंट है और वहां पर फिर उसकी भी संख्या घटने लगती है और वो हमारे लिए फायदेमंद है। मछली सोचो आप लोग कितनी ज्यादा एक तरीके से आज की डेट में फायदेमंद चीज है, लोग जो है किस तरीके से उसको यूज करते हैं, कितने सारे लोगों का उसके ऊपर जिंदगी डिपेंडेंट है आज के डेट में। बेसिकली साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर मैक्सिमम जगह आप लोगों को मछली का सेवन देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल साइड में आप लोग जाओगे वहां पर आप लोग देखते हैं, तो ये आज की डेट में बहुत ही बड़ा सोर्स है लोगों के लिए बेसिकली खाने पीने का, उसमें दिक्कत होती नजर आएगी। तो इकोलॉजी भी कोलैप्स यहां पर हो सकती है। ओनली सोचो इस तरीके से मच्छरों के ऊपर अटैक करने का मतलब है कि हम लोग अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक यहां पर जब किसी जीन को ऐसे इंजीनियर करके आप लोग किसी के अंदर डालते हो इस तरीके से, एक इस तरीके से यहां पर चीजें चलती हैं, तो उसका क्या क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल सकता है
पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर, इंसानों के ऊपर, फूड साइकिल के ऊपर। तो ये क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च यहां पर करनी चाहिए, क्योंकि कल को चलकर अगर आनंद फानन में कुछ कर दिया, उठाकर बैठ गए और फिर उसके बाद में पता चल रहा है यार ये तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, तो भाई साहब वो कुल्हाड़ी ऐसी होगी कि पैरों को ना बिल्कुल अलग करके रख देगी। यानी कि आप लोग फिर खोजते रह जाओगे कि इसका सोल्यूशन निकाले तो क्या निकाले। मच्छर तो खत्म हो गए, पर साथ साथ में पता चला मच्छर बोलते चले गए हम तो डूबेंगे सनम, पर तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो वाली बात अगर मच्छरों ने कर दी तो फिर उसका सोल्यूशन क्या करोगे, वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो यहां पर लिखी हुई है। दो जीन्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो यहां पर सेल्फ लिमिटिंग जीन्स है, मैंने बताया ना भी फीमेल अगर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी तो उसको जवान होने ही नहीं देते, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर फ्लोरेसेंट आप लोगों को मार्कर जीन देखने को मिलेगा, जिससे जिसने इसको छोड़ा है वो इसको पहचान पाएगा कि हमारे वाला मच्छर है। तो ये चीजें आप लोगों के सामने यहां पर लिखी हुई है। तो दो तरीके से यहां पर ये चीजें हैं जिसके चलते यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मेल मॉस्किटो जो है उसका प्रोटीन यहां पर बोला गया, रटना नहीं है, यहां पर इसका नाम है TTAVOX5034 प्रोटीन, ठीक है। उसी के साथ में जो मेल जो यहां पर मॉस्किटो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली जो फीमेल ऑफस्प्रिंग जो सर्वाइवल विद मेल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका ये जीन है। रटना नहीं है इसके बारे में, पर हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया क्या है। जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाई है वो प्रक्रिया आप लोगों को बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए, अगर चाहते हो कि बीमारी को यहां पर सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो कि यहां पर डेवलप किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट करने की बात की जा रही है। क्या इंडिया के अंदर इसको अलाउ करना चाहिए? आप लोग क्या बोलोगे, यस या फिर नो? आप लोग इसको आर्टिकल को सुनने के बाद में आप लोग क्या लगता है, आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे, ये आप लोग बताइए। देखता हूं आप लोग इसके बारे में क्या क्या बताते हैं। अपने एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा कि इंप्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारा सुनने के बाद में, या फिर कोई और बेहतर आइडिया है। अगर आप लोग भी मच्छर के सताए हुए प्राणी हो तो आप लोग कोई और बेहतर आइडिया बता सकते हो, तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस भी की थी वर्ल्ड मलेरिया डे के बारे में। तो यहाँ पर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली कैसे हम लोग मच्छर जनित बीमारी मलेरिया का इलाज कर सकते हैं, यानी कि उससे खत्म उसको कर सकते हैं। तो 2008 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर मलेरिया डे जो है वो अफ्रीका में सेलिब्रेट किया गया। फिर आगे चलकर यहाँ पर इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडॉप्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर इसको आगे चलकर वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं चीजें आगे चली। अभी बात की जा रही है कि किस तरीके से हम लोग ऐसे इनोवेशन ला सकते हैं ताकि मलेरिया डिजीज का बर्डन जो है वो कम किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। क्यों? क्योंकि मच्छर जनित बीमारी जो है वो लोगों की जान ले रही है काफी लार्ज स्केल पर, तो इसके चलते इसके ऊपर फोकस देना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनका आंसर आप लोगों को देना है, जिससे कि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओ। 2017 में यहां पर यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया। बात की जा रही है इन द ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हुई बाय द सेम मॉस्किटो जो ट्रांसमिट करता है डेंगू। अभी मैंने आप लोगों को यही तो टॉपिक, यही तो बेसिकली पूरी स्टेटमेंट बताई। तो ये ऑलरेडी देखो 2017 में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बोला गया सेक्सुअली ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है, जीका वायरस का सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है और ये काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता है। आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना भी होगा, सुना क्या, मैंने खुद ही पढ़ाया आप लोगों को। खुद देखिए आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पिक्चर मैंने कितनी बार आप लोगों को दिखाई है। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली जीका वायरस के बारे में, तो यहाँ से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर जीका वायरस जो होता है, यहाँ पर ये माइक्रोसिफेली, ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर यहाँ पर ये मच्छर कट कर ले तो यहाँ पर बच्चे के सर का साइज जो है वो कम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसी हरकतें भी यहाँ पर निकल कर आ सकती है, जिसके चलते आगे आने वाले टाइम में पूरी जिंदगी जो है बच्चे को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये दोनों की दोनों सही है, आंसर इसका सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से अगर क्वेश्चन आप लोग करके चलोगे ना, तो कोई भी टॉपिक जो है वो आप लोगों का छूटेगा नहीं। और टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि उसकी हर एक पोर्शन को आप लोग ढंग से कवर करो। यहाँ पर तो एंडीज जो स्पीसीज है मॉस्किटो की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर ये इसको फैलाती है। तो इसके चलते यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कोई है कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी इसका अब तक नहीं है, ठीक है। तो ये इसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन सकता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर इसकी थीम बताओ। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, और अब की बार की थीम कम से कम आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने सारी न्यूज थी, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो गया। कोई भी अगर डाउट होगा तो बताना, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ना फ्यूचर जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग उसका सोल्यूशन खोज लेंगे। यानी कि आज के डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को देखने को मिले तो वो क्या है, पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो रही है, और जो जमीन है, जो रहने की जगह है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जा रही है। अभी यहाँ पर अगर बात करें, पानी जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अवेलेबिलिटी जो ड्रिंकिंग पानी की जो है वो काफी कम होती जा रही है।
पॉपुलेशन के चलते हुए और खासकर जो इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है उसके चलते चलते आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते ये आर्टिकल में आप लोग कई सारी बातें बताने वाला हूं। अभी यहां पर वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि खेती जो है वो जमीन पर की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन अभी खेती जो है वो कुछ इस तरीके से की जाएगी कम जमीन की रिक्वायरमेंट पड़े। जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को सोलर पैनल के बारे में बताया था, या तो उसको छतों पे लगा लो या फिर सोलर ट्री बना लो ब्रांच लगाकर, जिससे कि एक ही पेड़ के अंदर बहुत सारी सोलर प्लेट लग जाए और थोड़ी सी जगह में सारा काम हो जाए। तो इसी तरीके से वर्टिकल फार्मिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर धरती पर आप लोग जमीन नहीं, धरती पर जमीन बोल रहा हूं हाथी वरना ऐसे शब्द निकलते हैं, मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूं कि मैं इतना कलाकार कैसे हूं ऐसे ऐसे शब्द बोल देता हूं कई बार। ऐसे होता क्या है, इसीलिए दिमाग में चल रहा होता है कि ये चीज़ें ऐसे समझानी है और दिमाग कहीं और जबान कहीं चल जाती है कई बार, तो दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं, उन्हें कंट्रोल गुम हो जाता है धरती को जमीन चलिए जो भी है। तो यहाँ पर अभी जो धरती है वो काफी कम होती जा रही है, तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा सॉल्यूशन करना पड़ेगा जिसमें जमीन की भी कम रिक्वायरमेंट पड़े हमारे पास में, और साथ ही साथ में पानी की भी कम रिक्वायरमेंट पड़े। तो आम के आम और गुठलियों के दाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसी के ऊपर काम करते हुए यहाँ पर अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो ऐसे जमीन पर हम लोग खेती करते हैं वो वाली खेती न कर अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आप लोग खेती करनी है इस तरीके से, ताकि अच्छे से आप लोग कई एक तरीके से नहीं, बिल्कुल ऐसी है यार जैसे आप लोग बोलते हैं ना, एक तो जमीन पर घर बना लेना एक इंसान के द्वारा, एक उसी एरिया में एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देना 15-20 माले की, तो उसमें एक ही जगह में इतने सारे आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, जहां फ्लैट आप लोगों ने देखे होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट जो है किसी महान इंसान ने यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर लगा दिया कि अगर देखें उस तरीके से हम लोग चीजों को देख रहे हैं, हम लोग ये तरीका भी तो देख सकते हैं चीजों को देखने का। तो ये एक न्यू तरीका आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इसको समझाता हूं काफी डिटेल में, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। सबसे पहले उस महान इंसान के बारे में जानिए जिसके द्वारा इसके बारे में सोचा गया कि वर्टिकल फार्मिंग जैसी कोई चीज होती है, ठीक है। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जूझ रहा होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही होगी, तो इसके चलते यहाँ पर ये वर्टिकल फार्मिंग जैसी चीज निकल कर आई। आज की बात नहीं है भाई साहब, 1915 की है, जब महात्मा गांधी जी देश के अंदर आए थे तब इसने इन चीजों के बारे में सोच लिया था। तो इनको कहते हैं दूरदर्शी प्राणी, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, वो इंसान जो कि लंबा सोचता, उसको आज की दुनिया में नहीं रहता, वो आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इनके 100 साल बाद मैं आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, जब ये 100 साल पहले इस इंसान ने इसके बारे में सोच लिया था कि ऐसी भी कुछ चीजें करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। तो इसको कहते हैं दूरदर्शी प्राणी, इसको कहते हैं अपने टाइम से भी आगे सोचने वाला इंसान। एक होता है कि वो उसी दिन में जीता रहता है, और ये 100 साल बाद की सोचकर चला गया। तो ये किताब के बारे में आप लोगों से कोई पूछने लगे कि वर्टिकल फार्मिंग के राइटर कौन है, तो GEB आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कम से कम नाम था इनका गिलबर्ट एलिस बेले, ठीक है। तो ये इनका नाम था जिनके द्वारा ये टर्म निकाला गया जिसको वर्टिकल फार्मिंग बोला गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये तो इनके द्वारा टर्म बता दी और एक आइडिया सा दे दिया कि ऐसा ऐसा कुछ किया जा सकता है, यानी कि इसने जो है बीज बो दिए। अब ये बीज जो है उनको उगाया गया और आगे चलकर इन बीजों को, यानी कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट को पब्लिक में बहुत अच्छे लेवल पर प्रस्तुत किया गया। तो वो थे दूसरे पर्सन, वो नहीं एक तरीके से जैसे कि कोई इंसान किसी चीज को स्टार्ट करके चला गया। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आज की डेट में आप लोग क्या करते हैं, कम से कम एक पेड़ आप लोगों को लगाना होता है, ठीक है। एक पेड़ लगाइए और 2 आदमी को और बोले कम से कम एक पेड़ लगाएं, तो कितना अच्छा रहेगा। तो उससे आप लोग सोच सकते हैं कि धरती पर बहुत सारे पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और हमारी SLV फैमिली का एक बाग बगीचे हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो SLV बगीचे हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो था वो फर्स्ट प्रपोज किया गया 1999 में, यानी कि 2000 के फेयर में आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर आप लोगों से बात की गई थी 1915 में, तो यानी काफी टाइम बाद में यहां पर एक और प्रोफेसर आए जिनके द्वारा इसके बारे में बातें देखा गया, सोचा गया और बोला गया यार इसको तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था यहां पर बेसिकली डिक्सन, इनका नाम था देखिए डिक्सन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा डिक्सन डिस्पोमिनिया, ठीक है। तो ये इनका नाम था यहां पर, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है तो DD, ठीक है। तो यानी कि DD TV जो है हमारी कंट्री में DD चैनल, उसके ऊपर ये प्रसारित किया गया। ये याद रखने की कोई ट्रिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग बोलने लगो कि हाँ एग्जाम में याद आ जाएगा ऑप्शन देखने के लिए, इसलिए बता रहा हूं। अभी यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, अच्छी चीज पता है क्या है, अगर आज के दिन में आप लोग खेती करनी है तो आप लोग गांव में जाना पड़ेगा, जमीन देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर खेती करनी पड़ेगी। इसकी शानदार चीजें ये है कि अर्बन एरिया में भी आप लोग खेती कर सकते हो, जरा सा टाइम लगेगा, अपना किसी भी तरीके से आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप लोगों को अलग से यहाँ पर उसके लिए चीजें अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जमीन का प्राइस भी आप लोगों को पता है क्या है, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास में ज्यादा खेती नहीं है वो भी यहाँ पर अच्छे से अपनी खेती कर सकता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये श्योर करेगा फ्रेश, लोकल और सीजनल जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे कंज्यूमर के लिए हर एक एरिया में जहां पर वो चाहता है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं। अभी वर्टिकल फार्मिंग के कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे क्वेश्चन भी बन सकता है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में कि फायदे क्या क्या हैं। और अगर एक ऐसे परिवार से आते हैं कि आप लोगों का परिवार जो है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है,
तो भाई साहब ऐसा जो टॉपिक आप लोगों को वो नहीं कहते कि घोट कर पी जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से तो क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से निकल कर आते हैं, खेती बाड़ी के परिवार से निकल कर आते हैं करने वालों के, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग मेरे जैसे बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें वर्टिकल फार्मिंग के बारे में, तो वर्टिकल फार्मिंग जो है ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से स्लैब बना दी, ऐसे जैसे नहीं हॉस्टल में कई बार बच्चों के रूम बना दिए जाते हैं रहने के लिए, उसी तरीके से स्लैब बना दी और यहाँ पर उसी लेवल के प्लांट जो है वो उनको उगाए जाते हैं। तो 3 टेक्निक आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 टेक्निक में एक को बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स, दूसरे को बोलते हैं एरोपोनिक्स और तीसरे को बोलते हैं यहाँ पर एक्वापोनिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या इसके फायदे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले वाला हाइड्रोपोनिक्स के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो सबमर्ज कर दी जाती है न्यूट्रिएंट जो यहाँ पर एक तरीके से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर में, यानी कि कोई ऐसा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा उसके अंदर में यहाँ पर बेसिकली पानी जो है उसकी जड़ें जो है वो यहाँ पर डुबा दी जाती है। तो आसानी से यहाँ पर चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से प्लांट की जो एक तरीके से ऐसे सॉल्यूशन में डुबा दी और फिर यहाँ पर काम करें, मिट्टी की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। और इसके साथ में 70% लेस वाटर की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी जो कन्वेंशनल प्लांट के तरीके से अगर आप लोग यूज करो, यानी कि पानी की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कम पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर हर टाइम इसके लिए पानी चाहिएगा एक तरीके से, या फिर जो पानी होगा उसी में काफी लंबे समय तक यहाँ पर काम चल जाएगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर है ये है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या रहेगा, उन्हें कहते हैं छिड़क दो बस सामने वाले के ऊपर, ठीक है, उसको उसके मतलब छिड़काव मार दो, जैसे जड़ों से यहाँ पर छिड़काव मार दिया फिर पेड़ जो है वो अपने आप चल रहे हैं ऊपर। तो ये आप लोगों को एरोपोनिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वाली प्रक्रिया जब आप लोगों के सामने निकल कर आएगी तो ये एरोपोनिक्स की कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और तीसरा आप लोगों को यहाँ पर एक्वापोनिक्स देखने को मिलेगा। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर समझाना मैं चाहूंगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए एक्वापोनिक्स में जैसे मछलियां यहाँ पर, ठीक है, मछलियों को आप लोग दाना डालोगे, मछलियां खाएंगी, खाने के बाद में पोटी करेंगी, सुसु करेंगी, तो वो एक तरीके से उस पानी को काफी न्यूट्रिएंट वाला पानी बना देंगे जो कि खेती के लिए काफी अच्छा रहेगा। और फिर जब पेड़ पौधों को यहाँ पर ये दिया जाएगा तो यहाँ पर उनके लिए एक तरीके से खाद का भी काम करेगा। तो दूसरा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो एरोपोनिक्स में तो पानी छिड़कना है और यहाँ पर एक्वापोनिक्स में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर ये चीज यूज की जा रही है ना, आप लोग कईयों को लग रहा होगा ये भी तो मिट्टी से लग रही है, तो ये मिट्टी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पर जो बेसिकली यूज किया जा रहा है कोकोपीट यूज किया जा रहा है। इसमें जैसे नहीं जो नारियल आप लोगों ने देखा होगा उसको उखाड़ते हैं, फाड़ते हैं, उसका बाहर का जो पोर्शन होता है उसका बुरूदा बना दिया, उसको कोकोपीट बोलते हैं, ठीक है, कोकोपीट। इसी के साथ में कोको क्विर जो यहाँ पर इसके बाल से उखाड़ लिए और यहाँ पर पीसीस में इसको कोको हस्क पीसीस बोलते हैं। तो ये यूज किया जा रहा है यहाँ पर। इसके फायदे क्या होते हैं, इसको तो वैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये इसके अंदर पानी डाल दो तो लंबे समय तक मॉइस्चर कंटेंट ये बनाए रखता है, उड़ता नहीं है वो जल्दी से, तो लंबे समय तक यहाँ पर पौधे के लिए नमी बनी रहेगी। तो इसको भी यूज किया जा रहा है और इसको भी यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसानों की इनकम डबल करने के लिए यहाँ पर कोकोपोनिक्स करके यहाँ पर बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी कंट्री में किसानों की इनकम को भी डबल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो फायदा क्या क्या है यहाँ पर, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ में कहने का मतलब है कि पोल्यूशन भी काफी कम आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारे ऐसे फायदे आप लोगों को यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे। तो ये तरीका एग्रीकल्चर का जो है वो अगर इंप्लीमेंट देश के अंदर किया जाता है तो कैसा रहेगा आप लोग ये बताइए। तो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग की जाती है, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। जमीन के ऊपर बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलती है उसको हॉरिजॉन्टल फार्मिंग बोलते हैं। ये वर्टिकल फार्मिंग देखने को मिलेगी, एरोपोनिक्स और इसी के साथ में हाइड्रोपोनिक्स जो मैंने भी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो यानी कि जमीन के ऊपर पानी में या फिर हवा में इसको उगाया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। देश के हित में आप लोगों को ये नजर आएगी। कहीं ना कहीं जितना लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आप लोगों को पता होगा हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। जमीन की काफी कमी है, पानी की भी काफी कमी है। अगर आप लोगों को यहाँ पर बोला जाए तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। बता देता हूं, आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे। दुनिया की पॉपुलेशन का 17% इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है, पर लेकिन 4% ओनली फ्रेश वाटर है इंडिया के अंदर में। यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग देखिए दुनिया की पॉपुलेशन का मैंने बताया अभी 17% पॉपुलेशन है, पर लेकिन दुनिया का जो एरिया है, जो सरफेस एरिया जिस पर हम लोग रहते हैं हमारी कंट्री का, वो ओनली 2.4% है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक तरीके से इंपैक्ट है हमारे देश के ऊपर, जो कि हम लोग को यहाँ पर टैकल करके चलना है। तो इसलिए जरूरी है कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स लेकर आई जाए यहाँ पर। और ये सारी टेक्निक जो है ये मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये सारी इस्तेमाल की जाएंगी आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं इसका बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये आर्टिकल? आप लोगों को लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सकता है अगर ढंग से हम लोग चीजों को अंडरस्टैंड करके चलें? तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो आप लोगों के माइंड में तो बताइएगा,
किताब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए। और अगर आप लोग यहाँ पर बेसिकली इस तरीके के टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को एक तरीके से एक एज मिल जाती है। कई सारे लोग इस तरीके के टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो वर्टिकल मेथड ऑफ फार्मिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, जिससे यहाँ पर फूड प्रोडक्शन इकोसिस्टम भी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। कार्बन न्यूट्रल जो आज के डेट में हम लोग बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। तो इसके चलते पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम लगेगी और फूड सिक्योरिटी हमारी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो वर्टिकल मेथड जो है वो काफी सिग्निफिकेंस यहाँ पर बताया गया है, किसानों की इनकम भी डबल करने में यहाँ पर फायदा करेगा, ये आप लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आप लोगों को मौका मिले ये काम करने का तो क्या आप लोग ये काम करना चाहेंगे? यस या फिर नो में आप लोगों को बताना है। फायदा क्या क्या देखने को मिल रहा है? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कॉस्ट यहाँ पर कम लगेगी आप लोगों की, क्रॉप की इंटेंसिटी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है फार्मर को वो दिया जा सकता है यहाँ पर। इसी के साथ में रिड्यूस किया जाता है पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस रहता है ना वो भी कम किया जा सकता है। सरप्लस लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं और आप लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ में डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर, इसी के साथ में लाइव स्टॉक फिशरी, एक तरीके से नहीं उसी पानी के अंदर नीचे मछलियां डाल दी, मछली पल रही है उसी पानी में, उसी पानी के ऊपर एक बार परत लगाकर खेती करना स्टार्ट कर दी, कम जगह में बहुत सारा कुछ काम कर लिया। तो ये भी कोई एक तरीके से खूंखार इंसान का दिमाग की प्रवृत्ति की उपज आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छे आइडिया लगे यार, दोनों के दोनों आइडिया जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल थे। ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर कवर किया गया और बात की जा रही है यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। जब भी मैं कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे टीचर हुआ करते थे, वो बेसिकली बड़ा मजा लिया करते थे, तो मुझे उनकी बात याद आ जाती है हमेशा। तो मेरे चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आती है हमेशा उसी को चीज़ को ध्यान में करते हुए। मैं जब उसमें मतलब पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है? कह रहे कि कुछ नहीं होता है, जब हमारे देश के जो यहाँ पर बेसिकली साइंटिस्ट उनको समझ में नहीं आता है कि ये बारिश कैसे हो रही है, उसको समझा नहीं पाते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम ले देते हैं कि उसकी वजह से यहाँ पर ही हो रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरीका ऐसा फिनोमिनन है जिसके बारे में एक तरीके से उसको नहीं कहते कि एक जो शहर में ऊट बदनाम, जो कुछ भी ना हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना है तो बोल दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। घर में छोटा बच्चा होता है, अगर कोई एक तरीके से गलती कर रहा है तो किसी ने कर दिया कि हाँ उसने किया होगा ये काम, तो वो वाला काम यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस करता है। तो अभी बात ये की जा रही है कि जो भी अभी यहाँ पर दिल्ली वाले आसपास वो रीजन में यहाँ पर जो चीजें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मौसम की, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी वजह से कई बार काफी अच्छी खासी बारिश हो जाती है, जो सफदरजंग वेदर ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा बताया गया था 122 मिलीमीटर रेन यहाँ पर देखने को मिलती है, जबकि नॉर्मल 28 के करीब है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी ज्यादा बारिश जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर आती है। तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पहले अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाया जाए तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से इस तरीके से हवाएं चलती हुई आती हैं और वो मॉइस्चर कंटेंट लेकर आती हैं। और खासकर हमारी कंट्री में जो ये वाला रीजन है, अगर इसको आप लोग देखें तो ये हो गया नॉर्थ वाला रीजन, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर वेस्ट वाला रीजन। तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को ये बारिश करती हुई नजर आएंगी, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास वाले रीजन में यहाँ पर ये बारिश करती हुई नजर आएंगी। और इसके चलते जो यहाँ पर नहीं आप लोगों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान यहाँ से होते हुए जो इसमें बारिश होती है, तो कई बार बोलते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। पानी कहां से लेकर आती है? जब हमारी कंट्री में यहां से बारिश होती है, मानसून जब आता है हमारे देश में, जिसको आप लोग बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, तो पानी लेकर आते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से, और फिर पानी लाकर यहाँ पर हमारे ऊपर बाल्टी भर भरकर छोड़ देता है। पर लेकिन अगर बात करें इस वाले रीजन में कहां से बाल्टी भर के लेके आती है बारिश, तो बारिश जो रहती है वो मेडिटेरेनियन में से बाल्टी भरती है, फिर चलकर यहाँ पर कैस्पियन सी में से बाल्टी भरती है, और वो बाल्टी लेकर आती है और फिर हमारे ऊपर उड़ेल देती है यहाँ पर, जब आगे चलते चलते आती है। और ऐसा नहीं कि सारी बाल्टी हमारे ऊपर ही उड़ेगी, यहाँ पर बीच बीच में भी आप लोगों को देखने को मिलता रहता है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, हालांकि यहाँ पर ज्यादा नहीं, पर हाँ इस वाले रीजन में काफी ज्यादा इसका इंपैक्ट नजर आता है आप लोगों को। इसकी वजह से ये बेसिकली जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पर कई बार बात की जाती है कि ये डेवलप हो जाता है मेडिटेरेनियन सी में, कई बार एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये खासकर अगर बात करें मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ अपने देश के अंदर एंट्री करता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं भाईचारा निभाता हुआ आता है, सबके साथ में एक माहौल बनाता हुआ आगे आता है और तब जाकर देश के अंदर यहाँ पर एंट्री करता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो जनवरी, फरवरी ये वाला रीजन देखने को मिलता है, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो मॉनसून के थोड़ा सा पहले भी आप लोग यहाँ पर चीजें इसकी देख सकते हैं। इस तरह का डिस्टर्बेंस जो यहाँ पर नजर आता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन कौन देता है इसके बारे में? वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या क्या कर रहा है, कहां पर किस तरीके से क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है,
कई बार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश तक भी और जो यहाँ पर बेसिकली साउथ ईस्टर्न नेपाल तक भी यहाँ पर ये चीजें पहुंचती हुई नजर आती हैं। मॉइस्चर जिसके अंदर मैंने बताया अभी मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी में से पानी बाकी बाल्टियां भर के लेकर आता है और फिर हमारे ऊपर उड़ेल देता है। ये सारी चीजें बैठकर देख रहा होता है कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी। और आईएमडी क्यों देखता है? क्योंकि उसको भी काम दे रखा है किसी ने। अब वो कौन है काम देने वाला? वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बोलता है आईएमडी को कि देख यार आईएमडी, तुमको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां पर कितनी कितनी और कैसे कैसे बारिश हो रही है। अगर तुम उसका ध्यान रखोगे ना अच्छे से तो फिर हम तुमको ना क्रेडिट देंगे कि हाँ तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, बच्चे को कई बार बोलते हैं बास शाबाश क्या काम किया, और बच्चा जो डबल ताकत से काम करने लगता है। वही वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है जिसको आप लोग आईएमडी बोलते हैं, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी, ये मेट्रोलॉजिकल जो चीजें हैं उसके बारे में बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आईएमडी जो है इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे देश के लिए काम करता है। ये बेसिकली बड़ा दिल वाला डिपार्टमेंट है, ये विदेशों के लिए भी काम करता है। यानी कि ये आप लोगों को मलक्का स्टेट के बारे में बताएगा, अरेबियन सी के बारे में बताएगा, पर्शियन गल्फ के बारे में बताएगा। यानी कि आसपास वाले रीजन को भी कहते हैं टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तो तुमको बताता रहूंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, तो बिल्कुल ये काफी अच्छे से पैटर्न अपना फॉलो करता है और एक काफी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। और आज का नहीं भाई साहब, वो नहीं कहते कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, तो 1875 से चला आ रहा है, तो अपनी जड़ें जमा चुके हैं काफी अच्छे से। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कौन है इस आज की डेट में इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। और बाकी मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे, यहां पर भी इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। मतलब वहां पर वो रीजनल ऑफिस होते हैं, मेन हेडक्वार्टर तो आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेगा। वहां पर उसके छोटे भाई बहन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जो कि कुछ ना कुछ चीजों का ध्यान रख पाते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अभी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है दिल्ली वाले रीजन को, ऐसा बोल सकते हैं। और डिस्टर्ब तो बोलना गलत शब्द होगा। आसपास वाले रीजन में अगर बारिश हो रही है तो वो तो रिक्वायरमेंट है भाई साहब, जितनी आग बबूला अभी चीजें देखने को मिल रही है, तो उसमें 2 घूंट अगर पानी की पड़ जाए तो लोगों की जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाए। तो इसके चलते आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये काफी अच्छा लगा था मुझे तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था। बाकी आप लोग कैसी फीलिंग आई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में सुनकर, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जब बच्चों के बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंटली कोविड-19 ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला पूरे देश के ऊपर, तो उस टाइम पर बच्चों के ऊपर अलग से कुछ खास इंपैक्ट देखने को मिला। तो उसी के ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर किया गया। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर के बारे में अगर बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है, टॉपिक आप लोग कवर कर सकते हैं। अभी हमारे देश में पीएम केयर फंड जो है वो नॉर्मली आप लोगों को पता है किस लिए लाया गया था? ये लाया गया था ताकि कोविड-19 का जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है उसके चलते रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके दवाइयां बनाई जा सके, उसके लिए पीएम केयर फंड लाया गया था। मैंने आप लोग काफी डिटेल में पढ़ा है यहाँ पर पीएम केयर फंड के बारे में। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को काफी अच्छे से समझाई, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो पीएम केयर फंड इसको बोला गया। तो ये 28 मार्च 2022 में क्रिएट किया गया कोविड-19 पेंडेमिक को टैकल करने के लिए। और इतना छोटा डोनेशन रख दिया कि 10 रुपए तक भी आप लोग यहां पर डोनेट कर सकते हो। डिफेंस, होम और फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहां पर आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे और माइक्रो डोनेशन की कैटेगरी में ला दिया। और इसी के साथ में अगर डोनेट करते हैं तो इनकम टैक्स जो 1961 का 80G फॉर्म है उसके तहत आप लोगों को यहां पर छूट मिल जाएगी। अगर कंपनी को यहां पर काम कर रही है, पैसा दे रही है, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू यहां पर छूट मिल जाएगी। और कंफ्यूज मत होना, यहां पर जो जवाहरलाल नेहरू जी का फंड था जो कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, उससे डिफरेंट है यहाँ पर, जो कि 1948 में क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें 2013 में जब फ्लड देखने को मिली, 2015 में फ्लड देखने को मिली बेसिकली साउथ इंडिया में। ठीक है, इसी के साथ में केरला के अंदर फ्लड निकल कर आई यहाँ पर, तो बार बार यहाँ पर इसका यूज किया गया और पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये फंड जो है वो क्रिएट किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकाल कर लेकर आया गया ये था पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ये यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे, पीएम केयर फंड में से यहां पर जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो चिल्ड्रन स्कीम यहां पर निकाली गई ताकि बच्चों को ध्यान देकर यहां पर चला जा सके, उसके लिए पैसा खर्च करने की बात की गई। आप लोग बोलेंगे इसमें क्या क्या यहां पर काम कर रहे हैं, इसमें आखिर क्या यहां पर इंप्लीमेंट किया गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर जो बच्चे आज के डेट में जिनके माता पिता लॉस्ट हो चुके हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो उनके लिए यहां पर पैसा प्रोवाइड कराने की बात की गई। कोविड-19 के चलते ये जो दिक्कतें उनको देखने को मिल रही है, इस फंड के तहत यहां पर उनको बेसिकली मंथली स्टाइपन दिया जाएगा एक तरीके से। और इसी के साथ में यहाँ पर ये वंस जब 18 साल या फिर उससे ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर एक फंड 10 लाख का उनके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जब खासकर 23 साल के वो हो जाएंगे तो यहाँ पर पीएम केयर से यहाँ से इसको निकाल पाएंगे। तो फ्री एजुकेशन उनको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो कि अपने पेरेंट्स लॉस्ट कर चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर
लोन की फैसिलिटी रहेगी अगर आगे चल के वो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। हेल्थ की फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कराई जाएगी आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें एक तरीके से सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी जो बच्चों को, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया, अगर किसी भी लेवल पर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और ये एक तरीके से ड्यूटी भी बनती है हमारी, तो उसी के चलते यहाँ पर तो ये सारी चीजें निकल कर आई। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन जो है वो लॉन्च की गई थी 29 मई 2021 में, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराया जा सके। अगर बात करें यहाँ पर जो प्रोवाइड कराई जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, जो अपने पेरेंट्स खो चुके हैं यहाँ पर दोनों, और लीगल गार्जियन या फिर जो अडेप्टिव पेरेंट्स है या फिर सर्वाइविंग पेरेंट्स हैं, यहाँ पर एक तरीके से एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। स्कीम जो है वो इनेबल करेगी यहाँ पर एक तरीके से वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, उनका हेल्थ हो गया, उनका इंपावरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, सेल्फ सफिशिएंट उनको बनाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये चीजों को आगे लेकर चला गया, कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस बच्चों को ये चीजें प्रोवाइड करानी है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजें देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर जो ऑर्डर आया है वो बोला कि इसके बारे में, ये जो स्कीम है इसके बारे में पता चलाया जाए लोगों को, इसके चलते यहाँ पर लोगों को समझाया जाए कि ऐसी कोई स्कीम है। तो उसके चलते यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, ये एक ऐसी बॉडी है जो यहाँ पर काम कर रही है। ये बच्चों के भविष्य के बारे में बात करती है, तो यहाँ पर भी ये बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही है कि कैसे बच्चे का भविष्य जो है वो बनाया जा सकता है। तो उसके ऊपर काम करने वाली ये बॉडी है, जिसके बारे में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल कमीशन, जो बेसिकली अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, नाम से आप लोग देखते हैं एक ऐसा कमीशन जो बच्चों के राइट के, अधिकार के बारे में बात करे और उनको प्रोटेक्ट करने का बात करें। ये एक ऐसी बॉडी यहां पर बनाएगी 2005 में, एक कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। तो इसके चलते यहाँ पर क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर चीजें हैं बच्चों के लिए, उसके ऊपर फोकस किया गया, ताकि इंश्योर किया जा सके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसी के साथ में यूएन कन्वेंशन के जो भी अधिकार है वो बच्चों को यहाँ पर मिल सके। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, आप लोग को याद है, बेसिकली आप लोग को देखने को मिला था 2002 के अंदर में, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, जो कि आगे इंप्लीमेंट किया गया राइट टू एजुकेशन के नाम पर। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि पोस्को के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो ये यहाँ पर एक कानून आता है जो कि मॉनिटर करता है इसको कि यहाँ पर ये ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है नहीं, तो ये भी बच्चों के लिए यहाँ पर काफी कुछ काम करता है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर ये, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर एक इंसान जो है वो किसी न किसी तरीके से अपनी प्राइवेसी का हनन होने से बचाना चाहता है। उसी के चलते यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर यहाँ पर एक जुगाड़ किया गया, जिसको ये इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले टाइम में, और यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी फायदा देखने को मिलेगा। क्या है पूरा समझाता हूँ, डिटेल में बातें करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 2 और गवर्नेंस के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब जो आप लोगों के अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट और जो यूरोपियन यूनियन है उसके मेंबर के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी एक डिजिटल सर्विस एक्ट लाया गया है, जिसको डीएसए बोला गया शॉर्ट फॉर्म में। डिजिटल सर्विस एक्ट यहाँ पर क्या काम करेगा, ये काफी कुछ इंप्लीमेंट करेगा। जैसे कि अगर कल को चलकर कोई भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, गलत इंफॉर्मेशन यानी कि अवैध गलत इंफॉर्मेशन, इलीगल कंटेंट फैलाता है यहाँ पर, तो इस तरीके के इंसान को यहाँ पर अड़े हाथों ले जाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेट यूजर और उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा ये कानून यूरोपियन यूनियन के अंदर में। यूरोपियन यूनियन के अंदर में टोटल मिलाकर 28 मेंबर हुआ करते थे, पर लेकिन -1 आप लोग कर दीजिए, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो बाहर निकल गया, जिसको आप लोग यूके बोलते हो, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अभी फिलहाल मिलाकर 27 मेंबर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये जो कानून है यहाँ पर इनके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा, पर अभी यहाँ पर इसका एनालिसिस चल रहा है। तो क्या क्या एनालिसिस चल रहा है और क्या क्या चीजें यहाँ पर की जा रही है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक्ट जो है अभी यहाँ पर बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, अभी इसको प्रपोज किया गया था यूरोपियन कमीशन के द्वारा एंटी ट्रस्ट दिसंबर 2020 में, कि यहाँ पर इस तरह कुछ चीजें देखने को मिलेगी। और ये जो डिजिटल सर्विस एक्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसए बोला गया है, ये टाइटली रेगुलेट करेगा जो भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ताकि उनकी फंक्शनिंग थोड़ी अच्छी हो सके। और जो फालतू की इंफॉर्मेशन फैला रहा है, कई बार सोसाइटी में लड़ाई लगवा रहा है, उसको यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल किया जा सके। यानी कि कल को चलकर जैसे कि कोई किसी ने अपना घर जो है वो किराए पर दे रखा है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके घर पर कोई किराएदार जो है उल्टी सीधी हरकतें ना करे। अगर करेगा तो यहाँ पर जो घर देने वाला इंसान है, मालिक जो है, उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो जो डीएसए यहाँ पर ये काफी कॉमन रूल एक तरीके से, और इंटरमीडिएटरी जो इनके लिए ऑब्लिगेशन करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा। यानी कि इंटरमीडिएटरी कौन होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि फेसबुक पर मेरी प्रोफाइल है, ठीक है,
तो फेसबुक के ऊपर मेरी प्रोफाइल है, वो फेसबुक मेरा नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इसके ऊपर मेरी प्रोफाइल है। ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर अपना एसएलवी चैनल है, तो यूट्यूब हमारा नहीं है, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना हुआ है जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो गए। तो एक तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो इंटरमीडिएटरी कौन हो गया? यूट्यूब, यानी कि हम दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? यूट्यूब कर रहा है। मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर पा रहा हूं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो यूट्यूब एक मीडियम यहां पर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इनको इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म बोलते हैं ऐसे यहां पर, जो कि कनेक्शन बैठाने का काम करते हैं यहां पर, एक तरीके से एक यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पर और सर्विस डिलीवरी के बेस पर यहां पर। तो यूरोपियन जो यूनियन के अंदर जो भी यूजर है यहां पर, उनको यहां पर इसका फायदा काफी सारा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। प्रोटेक्शन बेटर मिलेगी उनको, उनके फंडामेंटल राइट, इंटरनेट यूज के जो अधिकार है वो ढंग से यहां पर हो पाएंगे। यूरोपियन यूनियन जो है डिजिटल मार्केट एक्ट जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये अभी यहां पर अप्रूव किया गया है, तो इसको चलते आगे आने वाले टाइम में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी ये तो हो गया बेसिकली फ्रॉड चीजों को रोकने के लिए, उल्टी सीधी हरकतों को पकड़ने के लिए, कोई उल्टा सीधा कंटेंट ना डाले उसके बारे में। देखिए वो अपने लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं यूरोप के अंदर जाकर रहे हैं। ठीक है, अभी बात करें यहां पर एक और कानून है जिसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर बोलते हैं। ये भी याद रखेगा, हजारों बार यहां पर इससे क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। जीडीपीआर जो है यहां पर, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक आप लोगों का डेटा जो है ना वो पब्लिक में कितना जाना चाहिए, कोई इसको कितना यूज करे, उसके बारे में आप लोगों का कितना कंट्रोल होना चाहिए वो डिसाइड करता है। ये बेसिकली एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल, जैसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, उसके कार्ड का नाम हो गया, वो सारी चीजें। तो एक तरीके से इंसान का जो प्राइवेसी है उसको बेसिकली मेंटेन रखने का काम करता है। मतलब ये गवर्नमेंट भी अगर डेटा यूज कर रही है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसको यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। डेटा को कैसे प्रोसेसर किया जा रहा है वो सामने वाले को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग आनंद फानन में मजा कर रहे हैं। तो ये जो जीडीपीआर है यहाँ पर, ये यूरोपियन यूनियन का कानून है, पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के थ्रू यहाँ पर ये कानून लाया गया यूरोपियन यूनियन यूके के रेजिडेंट के लिए। अभी यहां पर अगर बात करें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सिटीजन की है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां पर बेसिकली कैसे यूज करना है उसके बारे में बातें करेंगे। प्रोटेक्ट किया जाएगा डेटा, ऑब्लिगेशन रहेगा अगर कोई गलत हरकतें कर रहा है, और ग्लोबली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूके या फिर यूरोपियन यूनियन के अंदर काम कर रही है उसके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर ढंग से काम नहीं करती है तो 4% की पेनल्टी लगेगी जो भी वो कमा रही है। और अगर यहां पर जो भी ज्यादा होगा 20 मिलियन यूरो, ये बहुत ही बड़ा एक अमाउंट हो जाता है, अगर कोई यहां पर इसका ब्रीच करता हुआ नजर आएगा, यानी कि उस कंपनी की कमर टूट जाएगी अगर यहां पर ये इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके अंदर यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर में यहां पर ये। ठीक है, तो इसको आने वाले टाइम में अगर इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो काफी फायदा यहां पर देखने को मिलने वाला है। हमारी कंट्री में कोई ऐसा कानून है? देखिए कोशिश तो की गई है पर लेकिन अभी तक हम लोग को सक्सेस नहीं मिली है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में एक कानून आया बेसिकली, कानूनी एक केस आया बेसिकली, जिसको मैं हजारों बार बोलता हूं केएस पुत्तास्वामी केस। केएस पुत्तास्वामी केस जो है उसको बोलते हैं केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2017 का। इसमें हमारी कंट्री में जो प्राइवेसी है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। मतलब हमारे संविधान में लिखा नहीं है प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, पर लेकिन जब यहां पर एनालिसिस किया गया तो पार्ट 3 में संविधान के अंदर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अंदर में आर्टिकल 21 जो है उसको बोला गया राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट यहां से निकल कर आया और उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में यहां पर डाला गया कि ये फंडामेंटल राइट है। तो यानी कि अगर किसी की प्राइवेसी का हनन हो रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश इसके द्वारा की गई। जस्टिस बीएन श्री कृष्णन कमेटी यहां पर बनाई गई और उसने बोला कि भाई साहब ये कानून आप लोग ऐसे लेकर चल सकते हैं जिसमें इंडिविजुअल के डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यहां पर लेकर आया गया था जो कि इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आगे फिर से यहां पर पहले वाला इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, इसके चलते फिर रिवाइज कर दूसरा लाया गया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अभी वो भी ठंडे बस्ते में यहां पर पड़ा हुआ है, अब तक उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये कानून जो है ये लंबे समय तक हमारे देश में बेसिकली बार बार इसको पास करने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन अब तक यहां पर इसको पास नहीं किया गया। तो इसलिए बार बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे देश के अंदर में, दुनिया भर की पॉपुलेशन इंटरनेट पर बैठी है, दुनिया भर के ऐप डाउनलोड किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, मोबाइल फोन के सब्सक्राइबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2020 में अगर बात करें टाइम स्पेंड कितना कर रहे हैं लोग हर दिन एक तरीके पर, ये आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इंटरनेट का यूज करने वाले लोग दुनिया भर के हैं, पर रियलिटी में मुद्दा ये निकल कर आता है कि क्या उनके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या पता है कि उनके डेटा का कौन कौन कहां पर कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ये कानून लेकर आए गए यहाँ पर, इस कानून को गवर्नमेंट भी बेसिकली ढंग से इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये कानून गवर्नमेंट के ऊपर भी लगाम लगाता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी ज्यादातर जो सिटीजन के जो जिंदगी में नहीं घुस पाएगी, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर ये बेसिकली कुछ इंपैक्ट डालता है। डेटा को बोला गया कि एक तरीके से शेयर किया जा सकता है
ओनली आफ्टर द कंसेंट, यानी कि अगर मेरा डेटा कोई लेना चाहता है तो मेरे कंसेंट के बिना वो डेटा नहीं ले पाएगा, ठीक है। सेफ गार्ड प्रोवाइड कराया गया, कल को अगर कोई हरकतें करेगा तो पेनल्टी लगाई जाएगी। सारा डेटा जो इसको कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर जनरल, सेंसिटिव या फिर क्रिटिकल डेटा, उसके बेस पर काम करेंगे। चाहे कोई गवर्नमेंट हो उसको भी यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से नहीं, नॉन पर्सनल डेटा यूज कर सकता है, या फिर कोई कंपनी उसके बारे में बात करें। बिल मैंडेट करता है और फाइनेंशियल क्रिटिकल जो भी यहाँ पर जो स्टोर किया जाता है, इसलिए ऐप में आप लोग जाते हैं अपने मोबाइल की इंफॉर्मेशन, अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन वो सब डाल देते हैं। सेंसिटिव डेटा को कैसे यहाँ पर रखना है, देश के बाहर नहीं जाने देना है, उसके ऊपर भी बात की जा रही है यहाँ पर। अगर जाना भी है तो कैसे जाना है, सोशल मीडिया को कैसे शेयर करना है, उसके ऊपर अगर कोई ब्रीच करता है तो उसके ऊपर क्या क्या आरोप एक तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे 15 करोड़ रुपए या फिर 4% जो उसका ग्लोबल टर्नओवर है अगर डेटा को बिना कंसेंट के शेयर करता है और डेटा को कोई ब्रीच करता है तो 5 करोड़ रुपए और 2% उसका टर्नओवर। जैसे नहीं अभी मैंने आप लोगों को जो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन कानून जो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिला था, जीडीपीआर, जैसे यहाँ पर लगाई गई पेनल्टी, वही पैटर्न की पेनल्टी हम लोगों ने अपने देश के अंदर यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने वाले टाइम में ऐसे अगर कानून रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जनता को जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है पर्सनली, और यहाँ से कई क्वेश्चन अभी बन चुके हैं। कमिटी के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं, प्राइवेसी के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 2019 में क्वेश्चन बना है यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्ट ए लॉ ऑन द डेटा प्रोटेक्शन एंड द प्राइवेसी फॉर द सिटीजन नोन एज जीडीपीआर, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन कानून, ये 2016 में। तो क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ने, तो डायरेक्ट आंसर हो गया आप लोगों के सामने सी। तो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। केस पुत्ता स्वामी का केस अभी पूछा गया, प्राइवेसी का कहां पर है, ये प्रीलिम्स में 2021 में आप लोगों से पूछा गया था, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं। अगर ढंग से टॉपिक को कवर करके जाओगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बस थोड़ा सा सीरियस होकर आप लोग चीजों को रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और चीजें आप लोग एंजॉय करते रहिए। ओके, तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोटेशन देखी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जो बातें की, यहाँ पर बेसिकली मोटिवेशनल कोटेशन डिस्कस भी किया गया मैंने, चलिए जो भी ये आर्टिकल डिस्कस कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कई बार ना चीज़ें इतना ज़्यादा घुस जाता है उसके अंदर में दिमाग में से चीज़ें निकल जाती है। तो यहाँ पर मच्छरों की हालत आप लोगों ने देखी बेचारों की, इसके बारे में आप लोग अपनी राय टिप्पणी जरूर दीजिएगा, क्या रही मच्छरों की हालत। इसके बारे में जो क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आप लोगों से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं एक्स्ट्रा भी, ठीक है। खेती बाड़ी करना चाहते हो तो कैसा लगा ये तरीका? शहर में भी अगर रहते हैं तो खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो डेटा प्रोटेक्शन कानून के बारे में बातें कि मैंने की है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कैसा लगा आप लोगों को ये टॉपिक बताएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और डिफरेंट भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और यहाँ पर बात की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली बात की पीएम केयर के बारे में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। बाकी अगर इसके साथ में आप लोग चाहते हैं तो एक और वीडियो आती है द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन की, उसको भी आप लोग अपना पार्ट बना सकते हैं लाइव का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक देकर जुड़ जाना, ठीक है।